अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबा शेख और मैं हूँ अस्मा नवाज। आज है जुमेरात 30 मार्च। हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें, बल्कि ढेर सारी मुस्कुराहटें। जी सबा, तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर लड़की के लिए, क्योंकि रंग गोरा होना हर किसी की जो है वो विश होती है सबा। हाँ। और लेकिन मैं समझती हूँ कि रंग गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं, बल्कि चेहरे पे कुदरती चमक हुस्न को चार चांद लगाती है। लेकिन ये बात भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो है वो रंग गोरा जो है वो हर किसी को पसंद होता है, चाहे बड़ी उम्र की खातून हो या यंग लड़की हो। वो दिलकश नजर आने के लिए ना गोरा लगना चाहती है, और इस सिलसिले में वो चाहे किसी का टोटका चोरी करे या क्रीमें इस्तेमाल करे या पार्लर की जो है वो सर्विसेज ले, लेकिन उसे गोरा होना है। आज भी जो गुड मॉर्निंग टीम है उसने इस तरह की बहुत सी खवातीन से मुलाकात की है, वो तो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक हम सब के साथ रिलेट करता है। बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। और जब भी हम कहते हैं कि ये हमारा टॉपिक आज का बहुत अहम है, तो ज्यादातर लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं वो ये कहते हैं शायद कोई अवेयरनेस होगी या फिर इस बारे में किसी बीमारी के बारे में बात हो रही होगी, बल्कि बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अच्छे भले होते हैं, अच्छा भला उनका स्किन कलर होता है, लेकिन क्योंकि एक फोबिया चल गया है अब पूरी दुनिया के अंदर ही, खास करके पाकिस्तान में, कि जी हमें गोरा होना है। और मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से 2500 से ज्यादा क्रीम्स जो हैं फेयरनेस की वो मार्केट में अवेलेबल है, और कोई नहीं जानता कि वो कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी आपके लिए जो है वो जबरदस्त साबित हो सकती है स्किन के लिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। हाँ। उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने अच्छे भले कलर को, अच्छे भले कॉम्प्लेक्शन को क्यों अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्यों हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि जी अगर हमारा कलर फेयर नहीं है तो हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, कि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको अच्छा बोलना आता है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको सोशल बिहेवियर आता है, तो कलर कोई मायने नहीं रखता है। इसी हवाले से हम सारी बात करेंगे और देंगे आज आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स। हमारे साथ हमारी ब्यूटिशियन होंगी और उनसे जानेंगे कि भाई आखिर वजह क्या है कि हर बंदा, लड़का हो या लड़की, हर शख्स को गोरा दिखना है, फेयर दिखना है, उसके लिए वो कोई भी क्रीम लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तरह तरह के टोटके करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन सारी सिचुएशन पे आज हम गुड मॉर्निंग आज में बात करेंगे, और मैं जानती हूँ वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे हिना से, जिन्होंने कॉम्प्लेक्शन फेयर करवाने के लिए बाकायदा ट्रीटमेंट का सहारा लिया। हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन बन गया, एक फेयरनेस का लेवल बन गया है कि अगर वाइट टोन है तो आप प्रिटी हो, अगर डार्क टोन है तो आप प्रिटी नहीं हो। ट्रीटमेंट जब मैंने अपना स्टार्ट करवाया तो मैंने यहाँ डॉक्टर समैया से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे पहले इंजेक्शन रेकमेंड किया, विटामिन इंजेक्शन, और उसके बाद उन्होंने फेशियल मुझे रेकमेंड किया, हाइड्रा फेशियल, वो मैंने करवाया। और मेरा अभी 3rd इंजेक्शन मैं ले चुकी हूँ, और हाइड्रा फेशियल उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो आप करवाते तो उससे एज अ रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मिलेंगे डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजिया अशरफ से और मालूम करेंगे कि स्किन बेहतर बनाने का क्या इलाज है। एक को बेंचमार्क बना लेते हैं। अब सुबह में एक टीवी पे कोई एक खातून है, उनको मैंने देख लिया, अब मुझे वैसे ही बनना है, ना मेरी शक्ल ऐसी, ना मेरी हाइट ऐसी, ना मेरा वेट ऐसा, मैं कैसे बन लेती हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ इस तरीके से, तो मैं उसके हसूल में फिर गलत चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, और गलत चीज़ें इस्तेमाल करने से हम एक अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे ये वाइटनिंग इंजेक्शन। अब वाइटनिंग इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? लोग ये समझते हैं लगाया और रंग गोरा हो गया। हम मिलवाएंगे आपको ब्यूटिशियन नादिया बलूच से और जानेंगे कि वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के बारे में क्या कहती हैं। जिस तरह से हमारी जनरेशन जो थोड़ा सा परेशान रहती है कि कॉम्प्लेक्शन हमारे फेयर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक किसी को ये होता है कि जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा जाते जा रहे हैं लोग, जो थोड़ा सा सेंसिबल लोग हैं या थोड़ा सा उनको गाइड करने वाले अच्छे लोग हैं, तो वो उनको समझाते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग इंप्रेस हो, ना कि आपके कॉम्प्लेक्शन से। आप सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन से की वजह से जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अच्छा जी, इस वक्त है मेरे पास एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस में जो मेन लीड है वो है आसिम अयान हामिद काज़मी की ज़मानतें, शर्जील की वापसी, पनामा केस पर नवाज जरदारी डील है, ऐसा कहते हैं इमरान खान।
ये नूरा कुश्ती WWF से ज्यादा कमाल की है। चौधरी निसार ने कहा कि पीपी डील चाहती है, सो हो गई। पीपल्स पार्टी से कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, दुआ करते हैं पनामा फैसला जल्द आ जाए। और जैसा कि हम 2-3 रोज से ये सारी बातचीत कर ही रहे हैं कि सियासी रस्साकशी जो है वो जारी है, दोनों तरफ से तनकीद के तबादले जारी हैं, सियासी हलचल सी है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन की तैयारी सी है। जी बिल्कुल, आपने शेयर की इतनी अहम खबर। और जंग ने जो अपनी हेडलाइन बनाई है आज ये कि नैब के 4 DGs को फारिग कर दिया गया है, जिसमें मेजर बुरहान तारिक महमूद, शबीर अहमद और आलिया रशीद शामिल हैं। और ये भी कहा गया है कि इनको पेंशन और दीगर मराद ज़रूर दी जाएंगी। ठीक, तो आपने नैब के हवाले से अहम खबरें दी और आप देखिए कि जहां पर सियासी हलचल है वहीं पर इंतज़ामिया भी बड़े कड़े और सख्त किस्म के फैसले ले रही है, बड़े सख्त फैसले किए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या फिर नैब से रिलेटेड हो। अच्छा जी, अगली जो हमारे पास मेन लीड है वो करप्शन के मुतालिक ही है और इसमें है कि 479 अरब के करप्शन मुकदमात में डॉक्टर आसिम की जमानत मंजूर हो गई है, जिस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को। और जैसा कि पहली लीड में था, इमरान खान ने तो कह ही दिया है कि ये डील का नतीजा है। सिंध हाई कोर्ट के रेफरी जज ने तिब्बी बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दिया। 25-25 लाख के 2 मचल के दाखिल कराने की हिदायत जारी की है, जबकि पासपोर्ट जमा कराने की शर्त के बायस रिहाई ना मिल सकी। ताहम यही कहा जा रहा है कि ये मसला जो है इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा करीब। तो इस हवाले से यहाँ मेन लीड है। जी, इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं कि ये डील का नतीजा है, लेकिन इसहाक डार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में कोई डील नहीं हुई है। मुशर्रफ ने हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की थी, मेरे इनकार पर झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया है। वही बात जैसे सब हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात डालेंगे और डील्स भी चल रही हैं, पसे पूछ या जो भी हो रहा है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन बयानात जो हैं वो बड़े मुझे मसाला लगे हुए बयानात आजकल अखबारात में मिल रहे हैं और टॉक शोज में भी ऐसी बातें चल रही हैं, दिलचस्पी से भरपूर। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बात की डील की, तो डील तो नहीं, ब्लेम गेम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया। हाँ, अच्छा जी, लीड्स आज बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली वाली कौन सी लीड लूं मैं। खैर, सीपैक के हवाले से बात करते हैं। सीपैक खित्ते के लिए गेम चेंजर है, बहरीन के ताजिर मौके से फायदा उठाएं, ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। 1000 से जायद कसीरुल कौमी कंपनियां मुनाफा बख्श कारोबार कर रही हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो सीपैक के हवाले से यहाँ पर ये लीड लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का बयान। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा आवाम का भी ख्याल किया है और यहाँ पे जो लीड लगी हुई है, दुआओं के मुतालिक जो है वो केस की समाअत हुई है और ये इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसिन की कीमतों के तयन का मामला है। केस को रोज़ाना की बुनियादों पर चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है। सबा जो मरीज़ हैं, एक तो वैसे ही इतनी टेंशन में होते हैं उनके घर वाले, फिर इतनी महंगी अद्वियात मिलना और फिर कई जगह तो अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है ताकि वो डबल रेट्स पे बेची जाए, डबल रेट्स पे बेचे जा सके। और मेडिसिन की बात से मेरे जहन में हमारे शो की आज की थीम आ गई, क्योंकि हम भी आज इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रंग गोरा करने के लिए आप कोई भी उल्टी सीधी क्रीम लगा लेते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। खैर, उस हवाले से कुछ एक्शन भी अब शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, पंजाब में रोज इलेक्शन नहीं होने देंगे, नून लीग को चित कर दूंगा, ऐसा कहते हैं आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ को जमहूरियत की समझ नहीं, मुशर्रफ गया तो ये शेर बने थे, इन्हें शेर मैंने बनाया, पंजाब भर में गांव गांव जाऊंगा। और कल हम बात कर रहे थे, नफीस नईम साहब से यही बात कर रहे थे कि पहले ये हो रहा था कि अपने सर्टन इलाकों में इलेक्शन कैंपेनिंग की जा रही थी, लेकिन अब हमने देखा है कि एक दूसरे के इलाकों में भी जाया जा रहा है और एक दूसरे के इलाकों में जाके भी उनके वोट बैंक को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, क्योंकि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, कंपटीशन ज्यादा होगा तो ज्यादा मजा आएगा। आवाम को भी फिर मालूम पड़ जाएगा ना कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मेरे पास डॉन न्यूज है और इसमें है जरदारी आइड डॉक्टर आसिम सेड टू बी फ्रीड। वही डॉक्टर आसिम के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही एक अचानक से फैसला हुआ इनकी जमानत का होना, जरदारी साहब का आना, शर्जीन साहब का आना, तो ये सब एक्शन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं। अच्छा, इन तमाम केसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और काम तो चल रहा था, लेकिन क्योंकि इलेक्शंस बहुत नियर आ गए हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी डेवलपमेंट सामने आ रही है। लेकिन अभी सारी चीजें जो है वो एक ही तरफ टिकी हुई है कि पनामा में क्या होने वाला है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में जो लोग बैठे हैं और जो अपोजिशन में है, उन सबका जो है अभी एक फोकस जो है वो पनामा पे। अच्छा जी, बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है और बिजनेस रिकॉर्डर में पहली जो मेन लीड
लीड है वो हुसैन हक्कानी के हवाले से है, आर्मी ड्राइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हक्कानीज व्यूज, और दूसरी जो लीड है यहाँ पर वो है मिनिस्ट्री पुशेस CPPA गो टू पेनलाइज IPPs और चेंजेस इन प्रोसीजर अलाउड्स। तो ये बिजनेस रिकॉर्डर की अहम लीड्स है जो कि हमने शेयर की। आज खबरें तो हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि टाइम होता है बहुत शॉर्ट और इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें आपसे डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। खैर अब इन्फॉर्मेशन की बात आ ही गई है तो हम चलते हैं मुख्तलिफ शहरों पे जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमें क्या इन्फॉर्म करेंगे उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम रुख कर रहे हैं हुमा भट्ट की जानिब जो कि लाहौर में मौजूद होती हैं और इनसे जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज और सियासी और समाजी सरगर्मियां तो बहुत सी हैं, लेकिन आज यकीनन मैं पहले जिक्र करूंगी जो अभी आप बात कर रही थी ब्यूटी टिप्स के हवाले से और गोरी रंगत के हवाले से। तो जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन बेचारों के लिए तो गोरी रंगत जो है उसको बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि कितने कितने घंटे यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है और धूप को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसमें आप नामुमकिन ही समझती हैं कि आपकी गोरी रंगत जो है वो बरकरार रहे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी देखी जाती है कि जब नाम हो बट तो उसके साथ बहुत से लोग बोलते भी हैं तो अगर यहाँ पर खड़े हो जाए तो फिर वो मुमकिन नहीं रहता कि बट जो है वो काला हो या व्हाइट हो ही नहीं सकता कि वो व्हाइट रह जाए। वैसे आपने क्रीम्स का भी जिक्र किया है, जिक्र किया है। उनको खरीदने के लिए यकीनन आपको पे और सैलरी की जरूरत होती है, लेकिन जब सैलरी ना आ रही हो तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। ये सब खवातीन का जो इशू है सारे के सारे। हुमा बड़ी अब मैं यकीनन जिक्र करती हूँ अपने सारे के सारे जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर चलती हूँ। तो इवेंट्स में यकीनन आज वज़ीर-ए-आला पंजाब दाखिला मुहिम का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। पंजाब भर में जो स्कूल से बच्चे हैं उनकी इनरोलमेंट होगी और उनको तमाम स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। वो बच्चे जो कि अभी स्कूलों में नहीं गए हैं और जिनको दाखिले के लिए प्रॉब्लम भी होती है और जो कि पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं उनके लिए दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ टीचर्स ने भी ये आयादा किया हुआ है कि वो एहतजाज ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी तक वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से जो उनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया गया है। तो आज एक तरफ तो दाखिला मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, दूसरी तरफ बाहर खड़े रहकर टीचर जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। और एक और साथ यहाँ पर मैं आपको बात बताती चलूँ कि PCB की गवर्निंग बॉडी का आज इजलास है, तो उस हवाले से भी यहाँ पर बजट और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो जारी है उसके बारे में भी बात होगी। और यकीनन आज का मैच भी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, तो उम्मीद तो ये की जाती है कि जिस तरह लास्ट मैच में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्ले किया है तो आज भी वो कोई अच्छा ही खेल खेलेंगे। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट। और हुमा से जब भी फोन पे बात होती है बीपर के लिए आती है तो हम पहले यही चैट करते हैं, हुमा स्किन बहुत खराब हो रही है, झुरने जा रही हो, पिंपल्स हो रहे हैं, हर खवातीन सारी बात ही हुमा ने खत्म कर दी कि अगर आपके नाम के साथ में बट लगा हुआ है तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप गोरे या काले। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आपकी वैसी पर्सनैलिटी अच्छी हो। और अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा आसिफ नवीद मौजूद हैं। जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी आसिफ बताइएगा। जी आसिफ, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन से अहम और काबिल जिक्र इवेंट्स होने जा रहे हैं आज। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस्लामाबाद में सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट में समातें होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल केसेस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लोअर कोर्ट्स में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान फारूक मर्डर केस है, अल्ताफ़ हुसैन के जो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के हवाले से केस है वो दहशतगर्दी कोर्ट में उस पर समात होगी। उसके अलावा रेंटल पावर केस है नैब कोर्ट में, वो भी खासी अहमियत का हामिल होगा क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद की जानी है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और समेत दीगर मुल्ज़मान पर। उस हवाले से आज समात होगी, काफ़ी अहम पेशरफ्त है। अगर हम उसके साथ साथ बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो स्पीकर उनका और अलीम खान का केस है ये भी खासा अहम होगा। और हफ्तावार ब्रीफिंग है फॉरेन ऑफिस में। उसके साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। उसके साथ साथ जो सरदार यूसुफ है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, वो भी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें हज पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि हज का जो है आमद है उसके सिलसिले में चूँकि पहले इंतजाम मुकम्मल करने हैं तो इस हवाले से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है
तकरीब हो रही हैं, उसमें सेफ्रॉन मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो डेडलाइन गुज़श्ता रोज़ दी गई थी फाकी शहरियों के दारुल हुकूमत में जो पानी की शॉर्टेज है उस हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो फाकी वज़ीर कैड है उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी तमाम मुजाहिरीन को कि इस्लामाबाद में जो पानी का शॉर्टफॉल है उसके हवाले से जो अमली इक़दामात हैं वो हम उसका आगाज़ कर देंगे और जिसके बाद जो मौजूदा जो शॉर्टफॉल है उसमें खासी हद तक कमी वाक़या होगी। ताहम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ये कहा रखा है कि अगर हमें अमली तौर पर कोई इक़दाम नज़र आए तो तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज से पीछे हट जाएगी, नहीं तो अगला लाएअमल दिया जाएगा। ये वो सीधा जो है असाइनमेंट्स हैं आज शहर की, जिसमें जो सारा दिन वक्त से जारी रहेंगी। ठीक है आसिफ, आपने असाइनमेंट्स के बारे में तो बताया, ये बताइए कि आज मौसम कैसा है शहर का? शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो जैसे सियासी हलचल आ रही है, जैसे क्योंकि जरदारी साहब भी यहाँ हैं, दीगर सियासी एक्टिविटीज़ भी यहाँ बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह टेम्परेचर भी खासा बढ़ रहा है। अगर आप देख सकें सुबह का वक्त है और इतना तेज़ जो है वो धूप है जिससे महसूस होता है कि बल्कि हम अभी आपसे ये बीपर से पहले हम लोग आपस में, मैं और सीनियर कैमरामैन राफे साहब आपस में बातें कर रहे थे कि यार इतनी जल्दी से इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हुआ है, ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी थी इस बार पूरे सीज़न में पड़ी है, और लेकिन जो गर्मियों का मौसम है वो कबल वक्त आ गया, जिसकी वजह से जो शहर इक़्तिदार के बासी हैं वो खासे परेशान दिखा रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी एकदम जो है वो बढ़ा दिया गया। पहले अगर मौसम सरमा में दिन में 1 घंटा और रात में 1 घंटा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि मुझे भी पता चल गया है कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस को पता चल गया है कि गर्मियां आ गई है तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है और ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। कल भी अस्मा घर पे 2 घंटे लाइट नहीं। और यार मैं तो इस्लामाबाद से ऑब्वियसली बेसिकली मेरा ताल्लुक है। इस्लामाबाद में पहले बहुत ठंड होती थी, बहुत अच्छा मौसम और अप्रैल तो बहुत ही खुशगवार होता था, इतनी गर्मी की तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब डेफिनेटली मौसम बदल रहा है। उसके असरात हम जब मैंग्रोव्स के जंगल में गए थे तो हमें पता चला था कि क्या रीजन हो रहा है एनवायरमेंटल चेंज। मुझे लगता है कि लोड शेडिंग पे भी हमें एक थीम बना के शो करना चाहिए और करीब ये होगा। खैर जावेद इकबाल से बात करेंगे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज शहर कायद का दौरा करेगी, इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ जावेद इकबाल से जो इस वक्त खारा दर में मौजूद हैं और वहां पर एडी सेंटर में जहां आईसीसी ट्रॉफी की रोनुमाई की जाएगी। जावेद इकबाल वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज अपडेट कीजिए इस ट्रॉफी के हवाले से। जी अब से चंद मिनट पहले ही यहाँ पे ट्रॉफी जो पहुंच चुकी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी, ये जैसा कि आपको मालूम है कि इवेंट यकम जून से इंग्लैंड में होगा, ताहम इसके हवाले से ये ट्रॉफी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में शहरों में जो है घूम रही है। इसको जो आईसीसी के नेशनल जो रुकन ममालिक हैं उनके यहाँ इसको घुमाया जा रहा है मुख्तलिफ उनके मुल्कों में, उनके शहरों में जो आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं। तो इस हवाले से ट्रॉफी 2 दिन पहले यहाँ कराची में पहुँची है और आज इसका जो सफ़र का आगाज़ शहर कायद में होगा वो ईदी मरकज़ जो मरकज़ी दफ्तर ईदी अब्दुल ईदी जो मोहसिन इंसानियत हैं हमारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया के, उनके मरकज़ी दफ्तर से हो रहा है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है ट्रॉफ़ी पहुँची है और अब चंद ही लम्हों में जो यहाँ पर ये तकरीब शुरू होगी जिसमें पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी और यूनुस खान भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर ट्रॉफ़ी की जो एक नुमाइश होगी उसके हवाले से यहाँ पर ख़िताब भी करेंगे। और जो बच्चे हैं यहाँ ईदी होम के, आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा बच्चे यहाँ छोटे बच्चे हैं यहाँ मौजूद, तो उनसे भी मिलेंगे। ट्रॉफ़ी का नुमाइश बच्चों को भी कराया जाएगा। ट्रॉफ़ी आपको मैं बता चलूँ अभी जो है ट्रॉफ़ी यहाँ बस लाई जा रही है। हमारे कैमरामैन हमीद आपको दिखा सकें तो ये ट्रॉफ़ी एक बॉक्स में है जो इस वक्त मौजूद हैं पीसीबी के नुमाइंदे के पास। ये यहाँ पर इंतज़ामात तकरीबन हतमी शक्ल दी जा चुकी है ट्रॉफ़ी के लिए। देखिए आप ये बैनर लगाए गए हैं, खैर मकदम में बैनर हैं आईसीसी की जानिब से और यहाँ पर ये एक बड़ा एक मौका है कि पाकिस्तान चूँकि इस आईसीसी ट्रॉफ़ी का चैंपियंस ट्रॉफ़ी का हिस्सा भी है, पाकिस्तान अपना जो एक पहला मैच इस इवेंट में खेलेगा भारत से 4 जून को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा पाकिस्तान इंग्लैंड में और ये 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये ट्रॉफ़ी जो है इस बॉक्स में लाई गई है, अभी यहाँ पर पहुँचाई गई है। मैं आपको बताया चलूँ कि अब ये इसको उस डब्बे से निकाल के यहाँ छोटी सी टेबल है उसके ऊपर रखेंगे ताकि यहाँ पर बाकायदा एक तकरीब का आगाज़ हो सके। तकरीब के लिए जो टाइम दिया गया था वो 9:30 बजे का दिया गया है। जी
अपडेट कर रहे थे और ट्रॉफी के हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रॉफी को लाके अभी रख दिया गया है। ट्रॉफी बहुत देखें बच्चे कितने जबरदस्त लग रहे हैं, कितने खुश हैं वहाँ पे बैठे हुए कि जी कब इस ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। और कहा जा रहा है कि क्रिकेटर्स भी आएंगे और मीडिया टॉक भी होगी, तो एक दिलचस्प तकरीब देखने में आएगी। जावेद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरी भी आपको बताते चलते हैं। मुझे फंबल्स क्यों आ रहे हैं आज। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के रिहायशी तजीजुर रहमान की, जो इंतहाई मौलिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार है और वो हर गुजरते लम्हे जिंदगी से दूर होता जा रहा है। इस बीमारी के बायस तंजील का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक 19 साल तंजील के पास जिंदगी की जंग लड़ने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। तंजील के वालिद ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत सिंध से तंजील का इलाज कराने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, मगर ये महंगी अद्वियात इनकी दस्तरस से बाहर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तंजील के बारे में जो रिपोर्ट हमने आज गुड मॉर्निंग आज में चलाई है, इससे तंजील को काफी फायदा होगा और डेफिनेटली कोई ना कोई तंजील से राब्ता करेगा। बिल्कुल, पढ़ाई और खेल कूद साथ साथ हो तो स्टूडेंट्स की खुशी देखने से ताल्लुक रखती है। ऐसा ही एक फेस्टिवल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां सजी सवरी तालिबात ने दिल खोलकर खूब एंजॉय किया। हर तरफ पूछते कह के तालियां, रंग बिरंगे मलबूसा जिंदगी का पता दे रहे थे। स्कूल कॉलेज के जो मुकाबले होते हैं ना, ये हमेशा याद रहते हैं, है ना, और इसमें हार जाएं तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। खैर जी, 2013 में होने वाले आम इंतखाबात को 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक हजारों मुकदमात को ना निपटा सका। सो सैड। कानून के मुताबिक इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स ऐसे मुकदमात को 4 माह में निपटाने के पाबंद होते हैं और अल्लाह करे कि ये तमाम मामला जल्द अज जल्द निपट जाएं, क्योंकि इलेक्शन बस सर पर है, आमद है। बिल्कुल। वो तंजील की मैं बात बताती हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी है, सबक कल उसने एग्जाम दिया है, उसका पेपर था। हाँ, बिल्कुल। तो यही तो पाकिस्तानी बच्चे हैं यार, यही तो हमारे एक्चुअली फख्र हैं, यही तो हमारे सितारे हैं। बिल्कुल। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे झटपट खाना बनाने का तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि पूरे यकीन से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी मसलहत या खौफ का शिकार नहीं है। कौन लोग हैं जो वसवसे पैदा कर रहे हैं, इदारों को कमजोर करने वालों को मिलकर ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वकला खौफ का शिकार ना हो और इदारों को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। इदारों का मजबूत होना मुल्क का मजबूत होना है। हमें मसलहत और मुफाद परस्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इंसाफ की फरहमी में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के किरदार को भी सराहा। इस मौके पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का कहना था कि वो अपनी बात फुल कोर्ट में करेंगे। तकरीब में वकला की इतनी बड़ी तादाद देखकर लगता है कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर भी नजर डालते हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज कौन कौन से कॉलम आप हमें डिस्कस जी आज सबसे पहले तो मैं ये रमेश कुमार साहब हैं, कौमी मेंबर कौमी असम्बली नून लीग से इनका ताल्लुक है और ये राइटर भी हैं। इन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है, जंग में आदमशुमारी मुहिम से खौफजदा क्यों, मर्दमशुमारी को आदमशुमारी कहा है। और बेसिकली सवाल किए गए हैं कि पहले रकबे के लिहाज से होता था ये आदमशुमारी का यानी कि तकसीम, वसाइल की तकसीम का, उससे 1971 के बाद ये आबादी की बुनियाद पर होना शुरू हो गया। उसके बाद ये टसल बढ़ गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मर्दमशुमारी की अहमियत में भी इजाफा हो गया। रमेश कुमार साहब ने ज़रा एतराज़ यही किया है कि शफाफियत को फोकस किया है कि शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा जाता, नताइज को तब्दील किया जाता है और अक़लियतों का एहतसाब हो रहा है। तो इस हवाले से इन्होंने कुछ प्रपोज भी वो किए हैं, कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि 15 हल्के जो है वो अक़लियतों के लिए मखसूस कर दिए जाएँ और इसको शफाफियत बनाए का जो है ना इंश्योर किया जाए कि शफाफ नताइज हों, तस्लीम किया जाए। ठीक है, अक़लियतों के हवाले से इन्होंने वही एडिटोरियल लिखा है कि मर्दमशुमारी सेंसस के ऊपर की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल सेंसस को, तो अब दूसरा मरहला कई जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में शुरू होगा, तो आपको कैसे लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो अभी तक हो रही हैं इंतज़ामिया के मुताबिक, इट्स ऑल गोइंग गुड? जी, अब तक तो देखें अभी तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। हाँ। ये अभी तो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि
अप्रैल तक जो है 17 अप्रैल तक तो ये प्रोसेस फर्स्ट फेज चलेगा, फिर उसके बाद सेकंड फेज होगा। अभी तो ये जो बाहर जो बेघर अफराद हैं उनकी मरदमशुमारी हो रही है, उनका इंदराज हो रहा है, तो अभी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अभी तक तसल्ली बख्श ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसी हवाले से कहा जा रहा है, जनरल साहब की तरफ से भी कहा गया था, जो जनरल रियाज साहब हैं उन्होंने भी यही कहा था कि बाकायदा तौर पर उन्होंने दौरे किए हैं और देखा है कि ट्रांसपेरेंसी का अमल कितना है कितना नहीं है। तो खैर कोशिश तो की जा रही है कि ये जो है सेंसस का प्रोसेस कंपाइल हो जाए इलेक्शन से पहले और ठीक तरीके से इसके नताइज भी आ जाए। अच्छा, जैसे हमें रमेश कुमार साहब ज्वाइन करेंगे तो इनके एडिटोरियल पे हम मजीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल। कैसी हैं आप? जी रमेश साहब, नफीस साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी 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 रमेश साहब कैसे हैं आप? बस नवीद साहब ठीक ठाक। सर, ये मैं आपका आदमशुमारी मुहिम से खौफजदा क्यों? एक तो मैं सवाल ये करूंगा कि ये खौफजदा कौन है आदमशुमारी मुहिम से, और दूसरी बात ये कि जो आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं अक़लियतों के हवाले से भी, गैर मुस्लिमों के हवाले से भी, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं, हुकूमती गवर्नमेंट से आपका ताल्लुक है, तो आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म बनाया, कोई इस तरह मैकेनिज्म बनाया है कि जिसकी बेस पर जो है शफाफियत को इंश्योर किया जाएगा? आवाज रमेश साहब की हमें सही तरीके से नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। जो राइटर होता है, जी जी हेलो, जी 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 जो बोलिए। राइटर होता है जो राइटर होता है वो हमेशा तो रात की बात करता है। तो है आवाज में कुछ मसला लग रहा है सभा में, मेरे ख्याल से इनसे दोबारा रब्ता किया जाता है, तब तक हम दूसरा एडिटोरियल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक मैं डिस्कस करूंगा, डॉन का एडिटोरियल है, पॉपुलिज्म एंड प्लैटिट्यूड ऑन डिस्प्ले। ये जो हमारी आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टसल में इजाफा होता जा रहा है, PMLN खासकर PPP के दरमियान, ये एक वो कह रहे हैं कि जो अनचेंजिंग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये खुद डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट के लिए एक मसला है, सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिंध में आके धुआंधार तकरीर कर रहे हैं, और जरदारी साहब ने पंजाब को, इस वक्त लाहौर को अपना मरकज़ बनाया हुआ है, महाज बनाया हुआ है। तो इदारिये यही कहते हैं कि ये एक दूसरे पे जो हमले हो रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि एक और इशारा किया गया है कि गवर्नमेंट जो गवर्नर जो बनाए गए हैं सिंध के, वो भी एक बहुत एक्टिव PMLN के स्टालवर्ट हैं। इसके हवाले से मुराद अली शाह के ख़त को डिस्कस किया गया कि जो उन्होंने गैस के ज़खायर, सिंध का हक मारा जा रहा है, 3% पंजाब जो है वो गैस प्रोड्यूस करता है और 42% यूज़ कर रहा है, उसके बावजूद आपने MOUs को रिलैक्स किया है वहाँ में गैस देने के लिए। इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। इदारे ने ये फोकस किया है कि जो पुरानी चेंजिंग स्टाइल का तब्दील नहीं हुआ, दोनों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो उसकी जो रेपुटेशन को एक जो डैमेज हुई थी 2008 के बाद से, उसे सिर्फ धुआंधार और जोशीली तकारीर से जो है उस डैमेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैग्मेटिकली करना पड़ेगा। नून लीग के बारे में कहा गया है कि उसने अभी अपना इंप्रेशन खत्म नहीं किया कि वो सिर्फ नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आज़म है, क्योंकि हम देख रहे थे कि CPEC के हवाले से भी अभी कितने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो जाहिर नहीं हो सके हैं। तो इन दोनों को काम करना पड़ेगा अगर जाना है अभी वोट लेने के लिए। सुबह ये अखबार जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें यही था कि यही एक दूसरे पे अच्छा अस्मा, हमें अभी दोबारा से ज्वाइन किया है रमेश कुमार साहब ने। जी रमेश कुमार साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप क्या कह रहे थे अपने एडिटोरियल के हवाले से? ये कह रहा था, एडिटर जो होता है, जो राइटर होता है, वो हमेशा सच और हक की बात करता है। मैं समझता हूँ हमें सियासत के अंदर, सियासत एक इबादत है और उसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करेंगे तो उसके रिड्रेसल की तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि सेंसस का होना, मैंने इसके अंदर मेंशन भी किया है अपने कॉलम में कि सेंसस का होना बहुत जरूरी है, और तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो घरों की आदमशुमारी वो 3 सालों में भी होती है, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मगर जब भी सेंसस हो तो जो ग्रीवेंसेस लोगों के होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ फिजूल होते हैं, मगर उन दोनों चीजों को बैठ के रिजॉल्व करके अगर कोई इशू को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके ऊपर हमेशा कंसेंसस बैठता है, तो उसका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। और फेडरेशन का ये काम होता है कि सबको साथ लेके चले। मैंने इसके अंदर हाईलाइट किया है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को, वो भी उसको मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो 23% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी,
उसके बाद जी किस तरीके से 1998 में 6% जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो गई। 1951 में आप देखेंगे 13% हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेंसस में शो की गई है। 1951 में जब उस वक्त मतलब हिंदू कम्युनिटी दुनिया के हिसाब से दूसरी बड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी आदमशुमारी थी कि वो दूसरी लेवल पे वो हिंदू कम्युनिटी वाला मुल्क पाकिस्तान आ जा रहा था जी। और उसको अभी हिंदू कम्युनिटी इस वक्त भी जो नादरा की जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिंदू कम्युनिटी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में जो है लार्जेस्ट कम्युनिटी है और 50% जो है वो वोट बैंक उनका है। अब उसको फिर डिवाइड किया गया, शेड्यूल कास्ट हो, आप शेख हो या मेमन हो, वो मुस्लिम में आएंगे ना, या शेख में अलग आएगा या मुस्लिम में अलग आएगा। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। तो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट और हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करने का मकसद क्या है जी। और दूसरी चीज ये कि ये जो सिस्टम 2002 में जब बना जी, जब 2 से लेके 272 तक उसके बाद भी उनको जो है पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं दिया गया। मैंने कहा जब सेंसस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है, तो कम से कम सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन आए लोगों की नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की असेंबली के अंदर। ये पिक एंड चूज वाला जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैंने उसको भी जो है वो हाईलाइट किया है। अब आप आ जाए बलोचिस्तान इशू। ठीक है, बलोचिस्तान या कराची, आज कराची की पॉपुलेशन 80 लाख से बढ़कर आज कराची की पॉपुलेशन 2.5 से 3 करोड़ जो वो हो गई है। आप भी वहां पे बैठी, आपको पता है जी। अब जो अफगान रेफ्यूजीज या जो लोग इंटीरियर सिंध से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, बिजनेस के वाले से, बलोचिस्तान से, जो आके वहां पे घर लेके बैठे हुए हैं 10 सालों से जी, जब वो वहां पे ही कमाते हैं, वहां पे ही रहते हैं, तो लाजमी है वो उनके ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो उनमें भी आना चाहिए। और जो लोग रजिस्टर्ड है उसको इसका हिसाब बनना चाहिए, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है जी उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेंसस के ऊपर बात कर रहे थे और बहुत जबरदस्त उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जिसमें आप देखें कि वो कह रहे हैं कि डिवाइड क्यों किया गया है। 2002 से लेके अब तक ये जो है तमाम ट्रांसपेरेंसी का जो अमल है उसको बेहतर क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आज हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है लेमन मैक्स वालों की तरफ से। इसीलिए मैं हैरान था कि आज आप दोनों लेमन मैक्स क्यों बनी हुई है। अच्छा बहुत शुक्रिया लेमन मैक्स वालों के, इतना अच्छा गिफ्ट टेम्पर में दिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ओके जी, नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अब कुछ नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। बरतानिया के यूरोप से निकलने के अमल का बाकायदा आगाज हो गया। वजीर आजम ट्रेमेज़े के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन यूरोपीय यूनियन के सदर के हवाले कर दिया गया है। बरतानिया गुज़िश्ता 44 वर्ष से यूरोपियन यूनियन का रुकन रहा। गुज़िश्ता वर्ष के रेफरेंडम में 51% अवाम ने यूरोप से निकलने के हक और 48% ने मुखालफत में वोट दिया था। चलें जी, ये तो बरतानिया की बात हो गई। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख के बारे में, जो कि अस्मा बताएंगी। जी बिल्कुल, आज के दिन यानी 23 मार्च 2014 को दुनिया भर में बाइपोलर डिसऑर्डर डे मनाने का आगाज हुआ था। आज दुनिया भर में बीमारियों से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले ये दिन 30 मार्च 2014 को मनाया गया। बाइपोलर डिसऑर्डर एक जहनी बीमारी है जिसमें मरीज को बहुत से अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दुनिया के चंद ममालिक में बाइपोलर डिसऑर्डर के बायस ज़ियाबतीज़ और अमराज़ क़ल्ब के केसेस भी सामने आए हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की इब्तिदाई तशख़ीस जल्द होने से इस बीमारी के इलाज में आसानी हो सकती है। मर्ज की इब्तिदाई तशख़ीस जल्द ना होने की सूरत में दिमागी हालत का बिगाड़ हो सकता है, जिसको मामूल पर लाने में वक्त लगता है। कठिन और मुश्किलात से भरपूर इस दौर में इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इस पर काम जारी है।
चलें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं बर्तनों के हवाले से। और मैं असमा से पूछूंगी, आपने बर्तन धोती हैं, कभी धोए घर में? बिल्कुल बिल्कुल धोती हैं। हाँ, तो बस आपको एक आसान सा और इजी तरीका बताते हैं कि कैसे बर्तन चमकदार हो जाते हैं। तो आपको बताएं कि क्या आपने कभी देखा है कि 30 रुपए में 1300 प्लेट्स कैसे धो सकते हैं? क्योंकि लेमन मैक्स का ये दावा है कि वो 30 रुपए में 1300 प्लेट्स धो सकते हैं। और लेमन मैक्स के इस इजी पैक को इजी पैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लगा है एक स्पॉट जिससे आप अपनी मर्जी की मिकदार से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। देखा कि कैसे 30 रुपए में लेमन मैक्स इजी पैक से 1300 प्लेटें धोई गई हैं। और यही नहीं बल्कि ये लेमन मैक्स का इजी पैक ना तो डिश वॉशिंग हॉर्स की तरह हाथों को नुकसान देता है, ना ही बर्तनों के रगड़ के निशान डालता है। मजीद मालूमात के लिए आप लेमन मैक्स के फेसबुक पेज का विजिट करके रोजाना गोल्ड कोइन भी जीत सकते हैं। और मैं भी घर जाके यही करूंगी क्योंकि गोल्ड कॉइन हमें भी जीतने का मौका मिल जाएगा, है ना? बर्तन नहीं धोए होंगे, लेकिन इस चक्कर में आप यकीनन जो है वो बर्तन भी वॉश करेंगे। चले अम्मी का भी हाथ बटा लीजिएगा इस पर। खैर, शो में आ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको डर्माटोलॉजिस्ट। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और आमतौर पर खवातीन अपनी जिल्द की रंगत को दिलकश और गोरा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, जो कि किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। वैसे एडवेंचर तो है ये। ऐसी ही एक लड़की हिना भी है जिन्होंने कॉम्प्लेक्शन फेयर करवाने के लिए बाकायदा ट्रीटमेंट का सहारा लिया है। हमारी टीम ने इनसे बातचीत की है, आइए देखते हैं ये क्या कह रही हैं। My name is Hina MacArthur Gill and I'm doing bachelor's। एक हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन बन गया, एक फेयरनेस का लेवल बन गया है कि अगर वाइट टोन है तो आप प्रिटी हो, अगर डार्क टोन है तो आप प्रिटी नहीं हो, आप ब्लैक पीपल में आ जाओगे और आप खूबसूरत नहीं हो। और इससे आपका मोरल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन होता जाता है। स्पेशली गर्ल्स में ये बहुत होता है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती हैं। उनका दिल करता है कि हम भी इस तरह दिखे, हम भी इस तरह, हमारा भी फेस का टोन ऐसा, हमारी स्किन टोन ऐसी हो, हमारे स्किन का कलर इस तरह हो। तो इस तरह फिर एक माइंड में ख्याल आता है कि नहीं, हमें भी इस तरह इस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब करने की ज़रूरत है। तो तब थोड़ा सा ख्याल आया था कि नहीं, वी नीड टू डू समथिंग। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आई थी और फिर मैंने डॉक्टर सुमैया से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया एंड देन फिर मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट से पहले कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, वो इसलिए क्योंकि पहले से डार्क नहीं था कि यूनिवर्सिटी में धूप की वजह से, बेसिकली धूप की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है स्किन पे। और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, वो ज़्यादा थोड़ा रिएक्शन कर देती है। तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट के बाद से स्किन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और स्किन टोन काफ़ी लाइट हो गया है। ट्रीटमेंट से पहले ये किसी ने कहा नहीं, या किसी चीज़ ने मतलब फोर्स नहीं किया। वो होता है कि आपके अपने माइंड में परसेप्शन बना होता है, फिर आप खुद, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं, यू हैव टू डू दिस, अब आपको ज़रूरत है ये करने की। कि जब आप इधर उधर सबको देखते हो तो खुद एक अंदर से एक मोटिवेशन या एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है, वो किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तब फील हुआ था, तब एक अंदर से स्ट्राइक हुआ कि नहीं, अब करना है कुछ स्किन के लिए, अब केयर करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट जब मैंने अपना स्टार्ट करवाया तो मैंने यहाँ डॉक्टर सुमैया से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे पहले इंजेक्शन रेकमेंड किया, विटामिन इंजेक्शन, और उसके बाद उन्होंने फेशियल मुझे रेकमेंड किया, हाइड्रा फेशियल, वो मैंने करवाया। और मेरा अभी 3rd इंजेक्शन मैं ले चुकी हूँ। और हाइड्रा फेशियल उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो आप करवाते तो उससे एज अ रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं लेती हूँ। ट्रीटमेंट कराने से पहले ऑब्वियसली माइंड में बहुत सारे मतलब थॉट्स आते हैं कि इस चीज़, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस चीज़ के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल आए कि नहीं इसका, क्योंकि ऑब्वियसली इंजेक्शंस है, विटामिन इंजेक्शंस है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद और फिर डॉक्टर सुमैया ने काफ़ी कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई ऐसा मतलब साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है जो आपकी स्किन पे, आपकी फिज़िक पे या आपकी पर्सनैलिटी पे कोई भी अफेक्ट करता है। जो नॉर्मली हम फेशियल्स करवाते हैं या वैक्सिंग करवाते हैं उसमें इतना मतलब पता नहीं चलता, क्योंकि और यहाँ पे क्योंकि दैट टेक्स टाइम, वो वाला फेशियल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब आप इंजेक्शंस लेते हो और जब आप दूसरी चीज़ें इसके साथ ट्रीटमेंट्स में लेते हो तो वो डायरेक्ट
असर करती हैं, उनका अफेक्ट डायरेक्ट होता है और विद इन मिनट्स होता है, विद इन सेकेंड्स होता है। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्स ये थे कि दोस्तों ने कहा कि स्किन फ्रेश लग रही है और तुम्हारा टोन लाइट हो गया है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। वजाहत, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, खास तौर पे आपका सेट बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग अच्छे नहीं, हमारा सेट ही अच्छा है। आप लोग तो खैर हैं ही अच्छे, हमेशा की तरह अच्छे लोग हैं आप लोग। तो अच्छा आने के लिए यानी रंग गोरा होना जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब, ये कहना है? देखिए, बात सारी ये कि ये सारी चीजें नफ्सियात से बहुत जुड़ी हुई हैं। आप कैसा अपने आप को सोचते हैं और कैसा अपने आप को देखते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप किसी भी दावत में जाएं और आपको लग रहा हो कि आप बहुत हसीन लग रहे हैं और आपकी कोई फ्रेंड आपको प्री प्लान होकर कहते हैं कि आज तो तुम डैमेज लग रही हो, बड़ी थकी हुई लग रही हो, क्या बात है, तो आपके सारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे शैटर्ड हो जाता है और आप सोचने लगते हैं कि पता नहीं मेरे शक्ल पे करना शुरू कर देते हैं और परेशान रहते हैं, बार बार मिरर को देख रहे होते हैं। तो बात ये कि जैसा आप अपने आप को परसीव करते हैं, आपको वैसे ही इमेज नजर आता है। अब कुछ लोग जो होते हैं इस कॉम्प्लेक्शन के मामले में अपने आप को काला ही महसूस करते हैं, वो अपने आप को डार्क फील करते हैं। उन्होंने ये बात बिठाई हुई होती है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं लोगों से कमतर हूँ। तो वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस में इतनी ज़्यादा बैठती जाती है कि वो कलर भी नहीं चूज करते, वो वाला वो ब्राइट कलर भी नहीं पहनते, वो खास पेटर्न कलर। बचपन से हमारे यहाँ ये कहा जाता है, अरे तुम तो काला रंग है, ये कलर क्यों चॉइस कर रही है, और खास तौर पर लड़कियों को बहुत कहा जाता है। तो ये बाय बर्थ जिस तरह ट्रेनिंग है उसमें भी एक तो होना चाहिए, स्कूलिंग में भी होना चाहिए। बहुत बेसिक पॉइंट है ये कि जब हमारे घर के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अगर एक इत्तेफाक से गोरा है और एक दूसरा जो जिसके 2 नंबर कम कलर कॉम्प्लेक्शन है, तो उसको मशहूर कर देते हैं कि ये तो काला है या सांवला है, या ये भी लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं पहनो, तुम पे नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे जो बच्चों की साइकी है वो अमूमन हमारे घर वाले डेवलप करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ये काला गोरे के अलावा कोई और क्वालिटी की बात करें, मसलन ये ज्यादा एक्टिव है, ये इस चीज में ज्यादा अच्छा है, तो जितना ज्यादा हम क्वालिटीज की बात करते हैं, बच्चे का जो एक टाइम होता है जब बच्चा ग्रूम हो रहा होता है या बच्चे के अंदर एक परसेप्शन ऑफ लाइफ बन रहे होते हैं, तो वहां पे उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी बहुत नजर आती है। अच्छा वजह डेफिनेटली ये तो हमने बात कर ली सोशल बिहेवियर की कि किस तरीके से ब्रॉटअप होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को कैरी करना चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि एक जनरल टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है, और वो ये है कि जी मुझे गोरा होना है और चाहे मैं मुझ पे आप मुझे इंजेक्शन लगाएं, मुझ पे आप बोटॉक्स कर दें, आप मुझे स्किन की कुछ भी कर दें, लेकिन मुझे गोरा होना है। ये जो एक माइंडसेट है इसके बारे में क्या कहोगे? भाई देखिए, बात ये कि जिसने कुछ नहीं होना होता ना उसने गोरा होना होता है आजकल। सबसे बड़ा मसला ये है, जो लड़की ने कुछ नहीं करना माशरे में, जिसने अपनी अटेंडेंस इस पाकिस्तान के लिए नहीं देनी, कोई अच्छा काम नहीं करके दिखाना, जिसने ये नहीं करना कि मैंने किस लिए पढ़ाई की है, मेरा इस माशरे में क्या रोल है, तो वो गोरा होना चाहती है बस, कि मैं गोरी होगी कम से कम तारीफ हो जाऊं। एक्चुअली बात ये, हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हमें तारीफ सुनने का शौक है, चाहे वो आप हो या मैं हूं, हमें तारीफ सुनने का शौक है। अब जब मैं अपनी फील्ड में तारीफ नहीं सुन पा रहा या मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जिसमें मैं तारीफ नहीं सुनना चाह रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कपड़ों से और अपने जैकेट से और अपने चेहरे से तारीफ सुनने का आदी हो जाऊंगा। एक डॉक्टर है या एक होस्ट है, अगर उसको दिन में 5 बार ये कहा जाता है कि यार तुम बड़ी अच्छी होस्ट हो, माशाल्लाह आज का शो तो बड़ा कमाल था, तो उसको क्या पड़ी अपने रंग की? ये आप मेरी तरफ देखें। देखें जो डॉक्टर साहब, ये जो क्रीम्स का एक फोबिया सा है कि जो क्रीम मिल रही है मार्केट में वो बाय कर लो, ये नहीं मालूम कि आपकी स्किन टाइप क्या है, वो आप पे सूट करेगी, यानी बस वो शुमाइला की बेटी ने लगाई थी तो मैं भी लगा लूं, वैसी गोरी हो जाऊं। हालांकि शुमाइला की बेटी भी गोरी नहीं हुई। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग के सवाल बड़े अच्छे जमा करके बैठे हुए हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट ने हमें इन चीजों का प्यासा बनाया है। चाहे हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि गोरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, गोरी नहीं होगी तो लड़की कामयाब नहीं होगी, यहाँ पे तो लगता है यूं करके लगाया, रंग साफ हुआ, उसके हाथ में डिग्री आ गई। अब मुझे बताओ डिग्री का रंग से क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली ठीक है, या डिग्री का या रंग का डायरेक्ट आपकी जिंदगी कामयाबी से क्या ताल्लुक है? लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक्चुअली हमारी साइकी के मुताबिक बनाए जाते हैं। जितने भी कमर्शियल्स बनते हैं हमारे पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड, तो जब वो कमर्शियल बनता है तो लड़की दिखाते हैं कि वो डार्क है।
अब लड़की डार्क है तो यूं करके डिप्रेस होकर बैठी हुई है, और जनाब उसका रंग यूं करके, हालांकि सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अब वो उसके बाद कहते हैं कि इसको चेहरे को खुश होकर दिखाओ, और वो कामयाब हो जाती है। तो बिलीव करो सबा, ये जो एक साइकी डेवलप हो रही है हमारी टीन एज लड़कियों के अंदर, उनमें ये सारी चीजों का बेड़ा गर्क हो गया कि पढ़ाई कुछ है या कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। लड़की की ब्यूटी इज नॉट ऑल अबाउट योर फेयरनेस, इट्स अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू सिट, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, इवन द वे यू हैव योर टी। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए बहुत सारी जो है हमारी फ्रेंड्स भी आती होंगी, मीडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं, यू नो, और आम आवाम भी आती है। क्या क्वेश्चन होते हैं, वजहात, और किस तरह उनकी काउंसलिंग करके आप उनको भेजते हैं? आप वो आपको राजी कर लेते हैं कि नहीं हम तो बोटॉक्स कराएंगे, या आप उन्हें राजी कर लेते हैं नहीं आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वापस जाएं? देखिए बात ये है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, मैं इसका इतना डिसएग्री नहीं करता चीजों का, कि अगर कोई चीज आ रही है तो आप उसको एक हद तक करा लें, लेकिन जो उसका आप फोबिक हो जाते हैं, जहन पे सवार कर लेते हैं, आपका अगर बुटॉक्स थोड़ा सा करा लिया और अगर आप फील करते हैं कि आप खूबसूरत हो गए या आपके अंदर चेंज आ गया, तो आप उस पर रुकना नहीं चाहते, आप फौरन न्यू अपॉइंटमेंट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा हो जाऊं, आप जरा खूबसूरत हो जाते हैं, आपके अंदर और ख्वाहिश आती है। अब होता ही है कि जहन जो है ना वो पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। जब आप अपने आपको ब्यूटी मेनियक कंडीशन में लेके चले जाते हैं कि मैंने अच्छा होना है, अच्छा होना है, तो आप दूसरी चीजों में आपकी कंसंट्रेशन बड़ी डैमेज होती है। और हमारे यहाँ अमूमन लड़कियों में यही बात समझी जाती है कि खूबसूरती ही सारी चीजों का ताल्लुक है। मैं बताऊं सबा, मैं 3 साल से मीडिया में हूँ, और आज टीवी से मैंने अपने शो स्टार्ट किए थे आज से 3-4 साल पहले, और मैंने ये बात बड़ी अपनी आंखों से देखी है कि खूबसूरत गोरी लड़कियां ऑडिशन में फेल हो जाती, डेफिनेटली, क्योंकि वो अपने आप को एक्ट नहीं कर पाती या वो ऑडिशन नहीं दे पाती। इसी तरह खूबसूरत लड़कियां मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देके आती हैं और बाज़ का सिलेक्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे ही जब बोर्ड्स आप ले रहे होते हैं तो देखिए आपकी स्किन कितनी गोरी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, नहीं यार आगे जाना है, डॉक्टर बनना है, कंपाइल करनी है स्टडीज, तो डॉक्टर्स का तो वैसे ही हाल बुरा हो जाता है। आप हाउस जॉब में आके देखें पसीने में क्या हाल हो रहा होता है, लैपटॉप पहने हुए होते हैं। लड़कियों को तो डिस्कस करें, लेकिन अब लड़के भी इस रेस में पीछे नहीं है, क्योंकि उनके लिए वे गोरा करने की क्रीम्स, और हम तो फिर भी मेकअप से कवर अप कर लेते हैं, लड़कों के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं। कितने क्लाइंट आते हैं आपके पास लड़के? मेरे पास लड़के आते हैं, लेकिन वो छुप छुप के बता रहे होते हैं, खुल के बताते नहीं है कि कॉम्प्लेक्शन है ये है, लेकिन फिर लड़कों में ये कॉम्प्लेक्सेस अभी नहीं आए, लेकिन फिक्रात आ गई हैं, क्योंकि आजकल मैन फेयर क्रीम भी आना शुरू हो गई है। एक पैराडाइम सेट किया जा रहा है कि रंग गोरा होना लड़कों के लिए जरूरी है। किसी भी चीज को आप जरूरत बनाने के लिए पहले उसके लिए आप उसकी प्यास बनाते हैं, मतलब उसकी जो थर्स्टनेस है वो आप पैदा करते हैं। लड़के भी बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए। हमें याद है हम लोग जब बाहर खेलते थे हमें धूप की इतनी फिक्र नहीं होती थी। आजकल तो सन ब्लॉक्स और ये और कैप लगा के निकलते हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर आप थोड़ी सी केयर कर रहे हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन फ्रेश है तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन अगर आप क्रीमें लगा के अपनी एक्टिविटीज को छोड़ना शुरू हो रहे हैं कि मैं धूप में नहीं निकलता, इस वक्त बहुत धूप है, मैं जाऊंगा तो मैं काला हो जाऊंगा, तो ये सारी बातें जो है ना ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है। और खासतौर पर लड़कियों के लिए मैं यही मैसेज हमेशा देता हूँ। एक्सट्रीम डिसऑर्डर क्या होता है? जो आपके पास एक अंत बंदी आती है और वो बड़ी, उसकी स्किन जो है वो अगर डल है तो वो कहती है जी मैं तो अब दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा तो कलर जो है वो बिल्कुल डल है और मैं इतनी प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। तो उसके लिए फिर किस तरह काउंसलिंग करते हो? देखो सबसे पहले तो अगर स्किन डल है तो डेफिनेटली हम उसको ट्रीट तो करेंगे। अगर कुछ रैशनली चीज नजर आ रही है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो फिर तो हम उसकी हेल्प करते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो है वो मल्टीविटामिन्स है। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मल्टीविटामिन्स लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, उसके साथ साथ जूसेस आप पीते हैं, आप खास तौर पे जूस पीते हैं चुकंदर का, गाजर का, एप्पल का, सेब का, तो हम इन 3 जूसेस को अपनी स्किन को अंदर से बेहतर करते हैं। दैट्स नॉट आउटसाइड इन, दिस इज इनसाइड आउट। अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी बाहर से। आप ऊपर जितना भी रंग कर लें, आपके अंदर से अगर वो चीज नहीं है तो वो अच्छा, आपको वो जो इंजेक्शंस आजकल आए हुए हैं कि इतने इंजेक्शंस लगाए हैं तो पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी पहले येलो होती है, उसके बाद फिर वो थोड़ा व्हाइट होती है, फिर वापस ब्लैक हो जाती है। इसके बारे में कुछ वो ग्लूटाथायोन के कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि मेलानिन पिगमेंटेशन को कम कर देते हैं, लेकिन उनको लोगों को ये नहीं पता कि ये करने से आपकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत खत्म हो जाती है और आपको बड़ी बड़ी बीमारी होने का खतरा होता है। ये कैंसर थेरेपी के लिए होते थे, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि कोई चीज भी जो है ना आइडियलाइज तरीके से ट्रीट नहीं होती है।
हमारे फरीद भाई आते हैं, उन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए, 4 उन्होंने खुद जेब में खर्च कर रख लिए। अब कौन डॉक्टर वजाहत के पास जाए या कौन डॉक्टर फला के पास जाए 2,500 रुपए खर्च करे। डॉक्टर साहब कोई मैसेज दे दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो मतलब दिन रात यही एक उनकी जिंदगी का मकसद बन गया कि गोरा गोरा गोरा। ये एक किस्म का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन गया है जिसमें खप्त आपके अंदर सवार हो जाता है, और ये 90% उन लोगों में होता है जो फारिकुल औकात होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का होगा, वो घर पे कुछ नहीं कर रहा और अगर सुबह उठते उसने मिरर देखना है और मिरर में उसने यूं देखना है कि ओहो ये सब कुछ हो रहा है, तो वो बड़ा फिनिकी हो जाता है, उसको अपने चेहरे के अंदर दाग नजर आने लगते हैं। अगर ऐसे इंसान को आप रंग साफ करने के बजाय बिजी कर दें, कहीं जॉब दे दें, कहीं ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा तो उसको इन चीजों की फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो रैशनल स्किल्स की तरफ जाएगा। ठीक है जी, ये गिफ्ट हैम्पर है वजाहत के लिए और ये आप इनको दे दीजिए। इसमें कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं, इसमें कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं है। लेमन मैक्स वालों की तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। चलें जी, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ थे और बात कर रहे थे फेयरनेस कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो कि पूरे मुल्क में ही आम है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हमारे मुल्क में रंग गोरा करने का शौक किसको नहीं है, लड़कियां हो, खवातीन हो या फिर लड़के, सभी रंग गोरा करने के लिए मार्केट में दस्तयाब क्रीम्स का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे से करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और करीमों के साथ साथ रंग गोरा करने के मुख्तलिफ टोटके भी अपनाए जाते हैं, लेकिन ये सब करना किस हद तक दुरुस्त है या इसके क्या नुकसानात भी हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजिया अशरफ से बात की है, आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर नाजिया अशरफ हूँ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से कराची के लीडिंग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे जो शोबा है स्पेशलिटी का, उसमें बाल हैं, जिल्द है और नाखून है, उससे रिलेटेड बीमारियाँ, और उसके अलावा एस्थेटिक्स जिसमें स्किन को खूबसूरत बनाना, रंग को बेहतर करना, झुर्रियों को कम करना, बाल जो गिर रहे हैं उनको देखना, लेजर्स करना, बोटॉक्स, फिलर्स, वो सब शामिल है। असल में ये हो गई है एक भेड़ चाल जिस पे हर बंदा चलने को तैयार है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्ट से जब बिलोंग करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ कलर्स हैं। इवन मैंने अपने कई पेशेंट जो कश्मीर से हैं, बताएं कश्मीरियों से ज़्यादा गोरा कौन हो सकता है, उन्हें भी रंग गोरा करने के लिए वही तमाम शॉर्टकट्स लेने जो कराची में रहने वाली व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन की लड़की को करना है। यहाँ तो समझ में आता है कि भाई हमारे कलर इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम एक अंग्रेज की तरह या हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनकी तरह लगना शुरू हो जाए, लेकिन जो लोग गोरे हैं उन्हें हम और क्या चाहिए था। तो ये वो तलाश ला हासिल है जो किसी को हो नहीं रही और मिल भी नहीं रही है। बंदा कश्मीर का पूछ रहा है व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन वाला, और हर बार जो टेलीविजन पर आया वो किसी और का था, तो मतलब इनका तो कोई मैच ही नहीं हुआ। ये तो पैसे बचा के मैंने कोई शॉर्टकट ले लिया, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे समझ नहीं है कि मैं लूं कहां से। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो सब घर वालों को पता चल जाएगा, यूं छुप के अगेन मैं फिर उसी ट्रैक पे चल रही हूँ। फिर हम एक को बेंचमार्क बना लेते हैं। अब सुबह में एक टीवी पे कोई एक खातून है, उनको मैंने देख लिया, अब मुझे वैसे ही बनना है। ना मेरी शक्ल ऐसी, ना मेरी हाइट ऐसी, ना मेरा वेट ऐसा, मैं कैसे बन लेती हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ इस तरीके से, तो मैं उसके हसूल में फिर गलत चीजें इस्तेमाल करती हूँ, और गलत चीजें इस्तेमाल करने से हम एक अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। अब व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है? लोग ये समझते हैं लगाया और रंग गोरा हो गया। अगर ऐसा होता तो पूरा फ्री का गोरा हो जाता। जो भी चीज हम खाते हैं या लगा रहे हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो हो नहीं सकती। किसी भी दवाई से कभी भी किसी को भी साइड इफेक्ट होता है। लोग तो पैरासिटामोल जैसी दवाई से भी उनका लिवर खराब हो जाता है, तो ये तो बड़ी एक बात है। हमेशा से डॉक्टर की सुपरविजन में लगाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इन्फ्यूज होता है, फिर भी टेस्ट होते हैं आपके। देखिए हर ड्रग ने कहीं ना कहीं से बॉडी से एक्सक्रीट होना है, किडनी या लिवर। अब आप उसके टेस्ट ना कराएं और धड़ाधड़ लोगों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें, ना आप देख रहे हैं ये टीनेजर है, इसे क्यों लगाना है। ये चाहे घर में जाके सीमेंट से, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। इसके लगाने के प्रोडक्ट्स, धूप से बचत, वो टोपी पहनता है, चेहरा धोता है सही से। लोग तो चेहरा भी नहीं धोते, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जाके लाखों रुपए के इंजेक्शंस पे।
सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, औरतों में, लड़कियों में सबसे ज़्यादा डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत है। इनको सारा वक्त डाइटिंग की पड़ी रहती है, और अगर वो जब भी खाती हैं तो वो फ्राइड आइटम्स खा लेती हैं, शॉर्टकट ये ले लिया, शॉर्टकट वो ले लिया। खातून के लिए हम सब जानते हैं एक अच्छी सेहत का होना शुरू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो चाइल्ड बेयरिंग एज में आती है, उसके बच्चे होते हैं, वो पूरी फैमिली की हमेशा जान रहती है, चाहे वो माँ है, बहन है कि बेटी है। तो हम क्या करते हैं, रोटी सालन चावल को डाइट समझते हैं, वो खा लिया जी काम हो गया, जबकि असल ग़िज़ा फल है, असल ग़िज़ा कच्ची पक्की सब्जियां हैं, दाल, फिश, अंडा, ये वो प्रॉपर चीज़ें जिन्हें आप ज़रूर खाएं। आप भले फ्रेंच फ्राइज खाएं, उससे आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन साथ में सैलड भी खाएं। फिर आप मल्टीविटामिन्स का ख्याल रखें, और अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो बेहतर है ब्यूटिशियन नहीं तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपना फेस वॉश, अपने सन ब्लॉक्स, मॉइस्चराइजर्स, आई क्रीम, ये एक स्टैंडर्ड ले लें और उसको करें, क्योंकि मेडिकेटेड और ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है। मेडिकेटेड आइटम्स वो होते हैं जो स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाते, ब्यूटी आइटम सबके लिए, और वो लोगों के लिए वो आपको सूट करते हैं नहीं करते, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो बेहतर है मशवरा लेके आप अपना खर्चा करें ताकि वो चीज वेस्ट ना हो। और शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे ब्यूटिशियन नादिया बलूच से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में अब टाइम है हल्की फुल्की भूख का, और झटपट खाना बनाना है तो देखना पड़ेगी मावरा की रैपिड रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लग रही थी, और जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी और गोरे गोरे लगेंगे, निखरे निखरे लगेंगे। जी हाँ बिल्कुल, कल मैंने जो है वो ये तहैया किया है कि मैं अब मावरा से प्रॉपर सीखूंगी खाना बनाना, और तमाम रेसिपीज उनसे लूंगी और फिर मैं आपको ला के खिलाऊंगी ताकि आप लोग मुझे अब ताने ना मारें। आप हम पे ट्राई करेंगे? मैं आप पे ट्राई करूंगी सबसे पहले, बिल्कुल। खैर अब कुछ बात हो रही है क्योंकि गोरे रंग की, और जिन लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वो गोरे नहीं है, उस हवाले से मजीद बात करते हैं कि सजना संवरना और 16 सिंगार करना खवातीन की दिलचस्पी का ऐसा मौजू है जिससे इनकी दिलचस्पी किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में कम नहीं होती। यही वजह है कि वो हुस्न निखारने वाली नई नई ब्यूटी टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बाज़ खवातीन अपने सांवले रंग की वजह से कम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाती हैं, हालांकि सांवला रंग भी जो है वो कशिश का बाइस होता है। ऐसी ही एक ब्यूटिशियन नादिया बलोच से बात करते हैं जो अपने मेकअप से सांवले रंग को मजीद पुरकशिश बना देती हैं। तो आइए देखते हैं। नादिया बलोच फ्रॉम नादो सैलून। आज हमारे पास टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्शन पे है। लाइक जिस तरह से हमारी जनरेशन जो थोड़ा सा परेशान रहती है कि कॉम्प्लेक्शन हमारे फेयर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक किसी को ये होता है कि जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा जाते जा रहे हैं लोग।
जो थोड़ा सा सेंसिबल लोग हैं या थोड़ा सा उनको गाइड करने वाले अच्छे लोग हैं तो वो उनको समझाते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग इंप्रेस हो, ना कि आपके कॉम्प्लेक्शन से। आप सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्शन से की वजह से जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। थोड़ा सा गाइडेंस ब्यूटिशियन से ले लें, एक्सपर्ट से ले लें, तो आपको ऐसा गाइड करेंगी। लाइक आप जब पार्टी में जाते हैं या कुछ ओकेजन्स में आपको जाना है या डेली रूटीन में भी आप अपना कुछ मेकअप ऐसा कर सकते हैं जो आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ब्राइटनिंग की तरफ दिखाता है मेकअप। कुछ लोगों को मेकअप का पता नहीं होता तो वो फेयर करने के चक्कर में वो इतना फेयर कर लेते हैं कि वो ग्रे टोन पे चली जाती है, तो वो फिर उससे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इतना फेयर ना करें, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा रखें ताकि एक ब्राइटनेस, एक ब्यूटी आए। मैं लड़कियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग फेयर की वजह से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ करती हैं या थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हिडन रखती हैं कि नहीं हमारा कॉम्प्लेक्शन हमारा बहुत डार्क है या ऐसा है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि वो अपनी बाकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। लाइक अपने हेयर डू को थोड़ा सा ऐसा बना लें, अपने हेयर कलर को अपने मेकअप से, अपने गेटअप से, अपने ड्रेसिंग से या अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ऐसा निकालें कि लाइक लोग उनसे इम्प्रेस हों और वो कॉन्फिडेंस उनको मिले। आप इंजेक्शन की तरफ जाते हैं, लाइक आइवरी के इंजेक्शन लग रहे हैं विटामिन सी के, ग्लोइंग के लिए और फेयर के लिए, तो वो जब तक के एक एक्सपर्ट के पास आप ना जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट वो जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर कहलाते हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे सजेशन लें। एक से नहीं लें, आप 2 से लें, 3 से लें। कुछ जो नर्स होती हैं वो घरों में भी इंजेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, वो घर जाती हैं, वो इंजेक्शन लगाती हैं 10 डेज़ के डिफरेंस से, और वो सस्ते में लग रहा है जी, चीप प्राइस में लग जाता है और लड़कियां कहते हैं घर बैठी गोरी हो जाएंगी। वो वेरी डेंजरस कि आप अपना जो है इंटरनल जो है वो बहुत नुकसान कर रही हैं। आजकल वो देखें ज़्यादातर है कि ग्रूमिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है और हर लड़की को ग्रूमिंग का है, अवेयरनेस बहुत है, मीडिया और अवेयरनेस बहुत हो गई है। अब बहुत डिफरेंस है पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। बाकी ये कि सबके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं और लड़कियाँ आती हैं जैसे किसी की शादी होने वाली कि बस मैं फ़ौरन से गोरी हो जाऊँ, या किसी का थोड़ा सा होता है कि नहीं वो मेरी शादी कैसे होगी जब तक मैं गोरी नहीं होंगी, तो कुछ है। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि इतनी अवेयरनेस है लोगों को कि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्शन पर नहीं जा रहे, लेकिन जो जा रहे हैं वो इतना जा रहे हैं कि वो फिर इंटरनल वो फिर इंजेक्शन पर भी आ रहे हैं। और इसके अलावा भी टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा स्किन टोनिंग, पीलिंग और इनसे अपने स्किन को अच्छा करें। यंगर एजेस को तो देखिए ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। आप 20 तक भी अगर हम ले जाते हैं तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती कि वो जो है इतना कॉम्प्लेक्स में जाएं या फिर इतना ज़्यादा अपने सर्विसेज वगैरह लें। लेकिन क्लीनिंग तो राइट बनता है सबका, स्किन को क्लीन रखना, लाइक ब्लैक हेड ना बने, वाइट हेड्स ना बने, स्किन पे जो है वो पैचेस ना बने। अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना वो करें, सामने लेकर आएँ और इन्हांस भी करें अपनी ब्यूटी को। फिर मेकअप से आप बहुत चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लाइक आपको पार्टी में जाना है उसके लिए तो आपको मेकअप के लिए तो वो आप कुछ मेकअप की ग्रूमिंग क्लासेस ले लें, सेल्फ ग्रूमिंग ले लें और कुछ कॉस्मेटिक पूछ के ब्यूटिशियन से आप परचेज करें कि हमें कौन सा मेकअप यूज़ करना है, तो वो करेंगी तो वो उन पर बहुत सूट भी करेगा और उनका वो कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। और सबा, नादिया का अपना कम्प्लेक्शन भी जो है वो सामने, लेकिन किस कदर खूबसूरत लग रही थी। हाँ, बहुत प्रेजेंटेबल है और वो भी यही कह रही है कि जी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए कि जी हमारा रंग गोरा नहीं है तो दुनिया में हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों इसमें आप भी कुछ मुझसे शेयर करी थी, कुछ फंबल टंबल फिर आप बीच में ले आई। मैं अस्मा से कह रही थी कि फंबल टंबल जब आते हैं, जब टंग ट्विस्ट होती है तो उसका एक खास टाइम होता है और उसका ताल्लुक भी आपकी खुराक से होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सादा खाना खा रहे हैं और तीखा खाना नहीं खा रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि आज मेरी जबान ट्विस्ट हो रही है, ऐसे ही बास टाइम जबान ट्विस्ट होती है। खैर अस्मा, आप कुछ मुझे टोटके बतानी थी जबरदस्त किस्म के फेयरनेस की। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि लाजमी नहीं कि आप ब्यूटिशियन से ही कुछ सीखें, आप घरेलू टोटके भी अपना सकती हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। जैसे कि आप बेसन अप्लाई करें और शहद और बादाम का मिक्स करके लगाएं, बहुत मजे का उसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये कि रेगुलर बेसिस पे ये यूज करें, तो ऐसे टोटके घरेलू जो साइड इफेक्ट्स भी नहीं देते ना आपकी स्किन के लिए। तो मजीद भी कुछ टोटके शेयर करेंगे सबा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। So don't go anywhere, stay with us, keep watching Good Morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे शेफ जुबैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ये इतना खूबसूरत सजा हुआ प्लेटर देख के मुझे हैरानगी हो रही है कि ये सेब खीरा कैसे, ये आर्ट है बिल्कुल। ये मुझे बस बचपन से ही शौक था
और बचपन से करते करते सीखते सीखते, और ये एक कह सकते हैं कि एक टैलेंट है। टैलेंट है तो आप यहाँ पे आज न्यूज़ में आए हैं। बहुत कम लोगों ने पास करें जरा इधर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। इस के बारे में, इस पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, और कैमरामैन अगर फोकस करें तो फोकस करके भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बीच में राउंड सा बनाया हुआ है, क्यूकम्बर है, तो ये कुकम्बर है। इसकी लेयर को कट कर मैं इसको निकाल सकती हूँ, थोड़ा सा देख सकती हूँ? अच्छा, ये देखें, अगर ये नजर आ रही हो जुबैर की जो लेयर है ओवरऑल, तो ये आपने कैसे पील? ये नॉर्मली जो कुकम्बर होता है, हाँ, पीलर होता है, पीलर से हम उसको पील करते हैं, फाइनली जो बिल्कुल पील निकल आता है बाहर से। ठीक। तो ये फाइन जब एक स्ट्रिप निकलती है ना, हाँ। तो ये हमने काफी स्ट्रिप्स निकालने हैं, ठीक है। फिर स्ट्रिप्स को हमने इस तरह प्रॉपर एक इसको लाइन में रख के फिर इसको फोल्ड करते हैं इसको। ओके, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि जब आप पील ऑफ करते तो वो पूरा और एक खास बात हाँ। इसमें और कि जैसे आप इसको पील करेंगे ना, हाँ। इसको फौरन से ठंडे पानी में रखना। ओके, अदर देन अगर उससे होगा ये कि ये ब्रेक नहीं होगा और बहुत जल्दी फोल्ड होगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और अस्मा, आप खुद देख सकती हैं कि कितना जबरदस्त है, तभी ये इतना खूबसूरत जो तरीके से जो है एडजस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये एप्पल्स हैं, इनको आपने बड़ी जबरदस्त किस्म से डिजाइन किया। इसको किस तरीके से आपने कट किया? आने से पहले थोड़ी चीजें भूल आया, वरना मैं लाइव बताता, ये चीजें मेंशन करता कि नहीं अभी भी लाइव आप बता रहे थे। ये है फिलहाल, ये मैं भी बताऊंगा कि कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो खीरा मैंने पील किया था, ठीक है ना, ये पील करने के फौरन बाद आपने जो है इसको ठंडे पानी में रखना है। उससे होगा ये कि ये ब्रेक नहीं होगा। मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि जब आप नॉर्मली कुछ लोग कर रहे होते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि यार हमने तो किया, ये हमसे तो नहीं हुआ। तो मैंने फिर उनको प्रॉपर तरीका बताया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं, मेरे फैंस हैं कोई भी, तो मैं उनको बताता हूँ, तुमको प्रॉपर वे में अगर आप बताएं तो अच्छा है। अच्छा, ये आपने खुद कहा कि ये टैलेंट है, ये एक तरह का आर्ट है, माशाल्लाह से आप कंप्लीट एक शेफ हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम बात करें ओवरऑल प्रेजेंटेशन के हवाले से, कितनी ज़रूरी होती है खाने के दौरान अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, तो आपको क्या लगता है एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी शेफ की पहचान ही इन चीज़ों से होती है। अगर इन चीजों से हम बिल्कुल आउट रहेंगे, बिल्कुल ऐसी सादे से खाना बनाना फन नहीं है, वो नॉर्मली हर बंदा बना सकता है, जो दिखने में इतना अच्छा लगता है, तो फिर इंसान खाने का भी दिल चाहता है ना उसको। लेकिन मेरा क्या मन करता है कि मैं अगर प्लेटर पे रखा हुआ ही हो, खाने में दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी मुझे बड़ा वो हुआ जब आपने आपका दिल कह रहा होगा मेरी मेहनत जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो है जो सैलेड्स घर में बनती हैं, हर घर में होती है, तो कैसे डिफरेंट कर सकते हैं हम उनकी प्रेजेंटेशन को, क्या क्या स्पेशल कर सकते हैं इजीली जो घर की खवातीन भी बना सकें? देखिए, मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकली मोस्टली सबसे, अब मेरे लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं, मेरा उनको एक मैसेज है कि जब भी आप, एक तो सबसे बड़ी चीज़, हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है, और स्कूल जाते हैं, तो सिर्फ हम उसके होके रह जाते हैं। प्रैक्टिकली हमें जो है ना चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करेंगे इंडिविजुअली होम के अंदर, और इसके अलावा आप गैदरिंग्स होती हैं फ्रेंड्स वगैरह की, कजन्स होते हैं, उनके साथ आप करें, ये प्रॉपर ये काम करना पड़ता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि ये प्लेटर आप हमें जरा एडजस्ट करें। बिल्कुल ये बता देता हूँ आपको करके। इसमें क्या? अच्छा, ये वाओ, मैं चाहूंगा कैमरा थोड़ा इसको फोकस करके दिखाएं। ठीक है, ये मैंने इसको आप बोलते रहिए। हाँ, ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर एक कट किया हुआ है, ठीक है, स्टाइल से। ओके, हार्ट शेप लग रहा है, फाइन भी हो जाता है, ठीक है। अब ये इस तरह एडजस्ट करने के बाद ये इस तरह हो जाता है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, ये इजीली फोल्ड भी हो जाता है ऐसे अंदर, ठीक है। ओह, दैट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। साइजेस कितना वो फिक्स पे आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बैलेंस के साथ में काटना इक्वली तो बड़ा मैंने फिर डिफिकल्ट है। दोबारा ये मेंशन करूंगा कि प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है, तब जाके ये, ठीक है। एक ये हो गया, फिर सेकंड, उनके हाथ में देखो कितना, हाँ, कितनी सफाई के साथ में। अच्छा, जो जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन देखने के बाद बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्या कहते हैं लोग आपको? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हाँ, और एक चलिए बस एक, अब क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल खत्म होने को है, तो एक मैसेज दे दें जुबैर, जो लोग आपकी तरह इसी काम में आना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, अपने मेरा यही मैसेज है कि जो करें दिल से करें, हाँ, और
उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग में मिस्टेक जरूर होगी, ठीक है, और गलती करके ही इंसान सीखता है, ठीक है। और एक मैसेज और ये दूंगा कि इंडिविजुअली जो आप कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के साथ साथ। हाँ, इंडिविजुअली जो कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जुबैर हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको बड़े